Hello guys, welcome back on Civil Service Point YouTube channel. So guys, today video is the current affair discussions based video. So guys, in video, in topic any doubt, okay? So please comment on inbox, in chat box, then I will answer you guys, okay? So हमारा जनवरी महीना चालू हो चुका है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 27 जून को हमारा सिविल सर्विस का प्रीलिम्स का पेपर है। तो समय काफ़ी कम बचा हुआ है गाइस। अब मेंस के साथ साथ हमारा प्रीलिम्स ओरिएंटेड प्रिपरेशन होना चाहिए। तो अगर हम डेली जो बहुत काफ़ी अपना जगह बनाते हैं करंट के जो टॉपिक होते हैं, अगर उनको हम डेली थोड़ा थोड़ा देखते चलें तो लास्ट में जो हमारे कंपाइल्स मैगजीन आते हैं, जो कंपाइल वीडियो आते हैं, तो अगर उसको फिर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें वहाँ पर मिल जाया करती हैं, तो हमें नया नहीं फील होता है। ओके, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे प्रेशर होते हैं, बहुत सारे टेस्ट सीरीज चालू होते हैं। हालांकि मैं यहाँ पर प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज चालू करने वाला हूँ। 10 क्वेश्चंस एक दिन में मैं एनालिसिस करूँगा, ठीक है, आप लोगों के साथ। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ से जुड़े रहिए। हालांकि अभी करंट अफेयर का वीडियो चल रहा है। सो गाइस, समय काफ़ी कम बचा हुआ है, तो अगर फोकस अभी से अगर बनाया जाए तो काफ़ी अच्छा रहेगा। सो डिस्कशन करते हैं गाइस। विद्युत मंत्रालय के अनुसार ताप विद्युत संयंत्रों के लिए एक रूप उत्सर्जन मापदंड अव्यवहारिक है। गाइज यहाँ पे मैंने इसको पढ़ा था, यहाँ पे कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है, ओके, जो कि ऑब्जेक्टिव व्यू से क्वेश्चंस बन सके। तो यहाँ पर आप इसको वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैं इस पर डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट देखते हैं। केंद्रीय आर्थिक सूचना ब्यूरो, सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो, CEIB ने बिटकॉइन ट्रेडिंग पर 18% वस्तु एवं सेवा कर GST आरोपण का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। गाइज ये काफ़ी पुराना टॉपिक है, काफ़ी पहले से इस पे GST के अंदर, पहले तो बिटकॉइन को भारत में लागू करने के लिए कोई उम्मीद ही नहीं थी। हालांकि जब देखा गया कि ये हमारे कंट्रोल में नहीं आ पा रहा है, ये इसके साथ हमें अपनी को ढालना पड़ेगा, तब इस पे GST आरोपित करने का प्लान बन रहा है। इसको देख लेते हैं। वित्त मंत्रालय के तहत कार्यरत सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो ने क्रिप्टो करेंसी, ठीक है, पर GST लगाने पर एक अध्ययन किया है। साथ ही यह सुझाव भी दिया है कि बिटकॉइन को अमूर्त आस्तियाँ यानी इंटेजिबल असेट वर्ग के तहत वर्गीकृत किया जा सकता है और इसके सभी लेन देन GST आरोपित किया जा सकता है। ओके, इससे सरकार बिटकॉइन ट्रेडिंग पर वार्षिक 7200 करोड़ रुपए का आय अर्जित कर सकती है। अमूर्त संपत्ति वस्तुतः ऐसी परिसंपत्ति होती है जो ब्रांड की पहचान, पेटेंट, ट्रेडमार्क और कॉपीराइट आदि के मामले में प्रकृति में भौतिक रूप से नहीं होती है। ओके, अमूर्त संपत्ति, गाइज ये टॉपिक सोशियोलॉजी में भी काफ़ी प्रचलित टॉपिक है। अमूर्त मीन्स कि अदृश्य, ओके, वजूद तो है लेकिन वो एक स्थायी रूप में नहीं है, जिसको ना ही छुआ जा सकता है, ठीक है, ना ही देखा जा सकता, बस उसको एहसास किया जा सकता है। इसको अमूर्त कहते हैं। ये सोशियोलॉजी का है। हालांकि ये एक डिजिटल करेंसी होता है, तो इसको आभास किया जा सकता है, ठीक है, ऑन डिस्प्ले देखा जा सकता है, ठीक। तो अमूर्त का मतलब होता है कि अदृश्य, जिसको देखा ना जा सके, ठीक है। क्रिप्टो करेंसी एक प्रकार की डिजिटल मुद्रा है जो सुरक्षा और जालसाजी उपायों के लिए क्रिप्टोग्राफी का उपयोग करती है। यह सामान्यतया किसी भी केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा जारी नहीं की जाती है, इसलिए इसे सरकारी हस्तक्षेप या हेरफेर से प्रतिरक्षा प्राप्त है। ओके, इसके उदाहरण में शामिल है बिटकॉइन, एथेरम, रिपल, ठीक है। ये तीन जो हैं गाइज, ये क्रिप्टो करेंसी हैं जो कि डिजिटल करेंसी है, ठीक है। क्रिप्टो के मतलब इतना जानिए कि जो डिजिटल करेंसी होता है ना, बस उनके बारे में कहा जा रहा है, ठीक है। प्रत्येक क्रिप्टो करेंसी का नियंत्रण ब्लॉकचेन मानक
यानी वितरित लेज़र तकनीक के माध्यम से किया जाता है। ओके, गाइस ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रत्येक क्रिप्टोकरेंसी का नियंत्रण ब्लॉकचेन नामक वितरित लेज़र तकनीक यानी डिस्ट्रीब्यूटेड लेडर टेक्नोलॉजी, ओके, लेज़र टेक्नोलॉजी के माध्यम से किया जाता है। सो गाइस इसको आप कहीं नोट कर लेना। ओके, ब्लॉकचेन एक साझा व अपरिवर्तनीय वही खाता है। यह एक व्यापार नेटवर्क में लेन देन के अभिलेखन और परिसंपत्तियों की निगरानी की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाता है। इससे पूर्व मार्च 2020 में उच्चतम न्यायालय ने आरबीआई द्वारा आभासी मुद्रा यानी क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग पर लगाए गए प्रतिबंध हटा दिए। ठीक है गाइज, ये जितने भी टॉपिक में अंडरलाइन करो ये ऑब्जेक्टिव व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ आप इसको एक बार पढ़ लेना या कहीं नोट कर लेना। वर्तमान में, हाँ, जैसे इससे पूर्व में मार्च 2020 में उच्चतम न्यायालय ने आरबीआई द्वारा आभासी मुद्रा, ठीक है, आभासी मतलब जिसको देखा न जा सके, बताया था, में ट्रेडिंग पर लगाए गए प्रतिबंध हटा दिए गए हैं, यानी अब इसके थ्रू ट्रेडिंग किया जा सकता है। ठीक है, हालांकि बहुत पहले से ट्रेडिंग हो रहा है, पहले भी कोई रोक नहीं था, लेकिन एक ऑफिशियल तौर पे इस पे ये कहा गया है कि प्रतिबंध नहीं रहेगा, इसके थ्रू ट्रेडिंग किया जा सकता है। वर्तमान में भुगतान के एक माध्यम के रूप में क्रिप्टो करेंसी को भारत में किसी भी केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा न तो अधिकृत किया गया है और न ही विनियमित किया गया है। ठीक है, सो गाइज इतना रहा क्रिप्टो करेंसी के बारे में। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। तो जो क्रिप्टो करेंसी होता है एक डिजिटल करेंसी होता है, ठीक है, जिसका लेन देन एक ब्लॉकचेन के थ्रू होता है। ठीक है, ये आभासी रूप में होता है। सो इतना ही है। अब इस पे जीएसटी का 18% आरोपित करने का प्रावधान बन रहा है। खैर अपडेट रहिए, आगे अगर जो भी कुछ ऐसा अगर आता है तो मैं यहाँ पर वीडियो जरूर लेकर आऊँगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो देखते हैं गाइज। एक रिपोर्ट के अनुसार तड़ित लाइटिंग यानी जो 1 सेकेंड, यस, जो बिजली चमकती है ना आसमान में, जो झंझावट होता है, वो उसके लिए तड़ित वर्ड यूज किया गया है। जो हमारे आसमान में बारिश जब होती है, आंधी जब आती है, तो जो बिजली का तड़कना होता है उसके लिए तड़ित यूज किया गया है, के कारण होने वाली मृत्युओं में 37% की कमी आई है। ऑब्जेक्टिव व्यू है गाइस, इसको प्लीज़ नोट कर लेना। यह निष्कर्ष एक गैर लाभकारी संगठन क्लाइमेट रिजिलियंट ऑब्जर्विंग सिस्टम प्रमोशंस काउंसिल, ओके, क्लाइमेट रिजिलियंट ऑब्जर्विंग सिस्टम प्रमोशंस काउंसिल द्वारा जारी एक रिपोर्ट का भाग है। यह संगठन भारत मौसम विज्ञान विभाग के साथ मिलकर कार्य करता है। ठीक है गाइज, ये जो क्लाइमेट रिजिलियंट ऑब्जर्विंग सिस्टम प्रमोशंस काउंसिल है ना, आप इसको नोट कर लेना। ये हमारा भारत में मौसम विज्ञान विभाग के साथ मिलकर काम करता है। ये एनजीओ है, ओके, ये एनजीओ है। प्राकृतिक आपदाओं में होने वाली कुल मृत्युओं में तड़ित से होने वाली मौतों की 33% हिस्सेदारी है। ठीक है, वर्ष 2019-20 के दौरान 60% से अधिक मृत्यु उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा और झारखंड में हुई है। ठीक है, इंपॉर्टेंट लाइन है गाइस, नोट कर लेना। जनहित में बचने के सुझाव, पूर्वानुमान प्रणालियों और स्थानीय तड़ित सुरक्षा कार्य योजनाओं में सुधार करना, जैसे तड़ित सुरक्षा उपकरणों को स्थापित करना, राज्यों में अधिक व्यापक दृष्टिकोण के लिए इन विपदाओं को आपदा के रूप में सूचित करना, केंद्र ने तड़ित को ऐसी प्राकृतिक आपदा के रूप में अधिसूचित नहीं किया है जिससे घटित होने पर राहत प्रदान किया जा सके। ओके, तड़ित की घटना वातावरण में विद्युत का एक विद्युत तीव्र और बृहद पैमाने पर विसर्जन है। इससे कुछ भाग पृथ्वी की सतह, यानी क्योंकि यह विद्युत की एक उत्तम सुचालक
है और अग्रेसित होता है। व्यापक पैमाने पर आर्द्रता युक्त मेघों में ऊपर जाने के नीचे आने वाले हिमकणों के मध्य टकराव एवं तड़ित उत्पन्न होता है। गाइज ये जो तड़ित झंझावट होता है ना, यानी जो आंधी और बारिश में जो जो चमकना होता है बिजली का, ठीक है, जिसको आम भाषा में हम कहते हैं कि बिजली बिजली चमक रहा है आसमान में, ये क्या इसका प्रक्रिया होता है यहाँ पे बताया गया है। व्यापक पैमाने पर आर्द्रता युक्त मेघ, ठीक है, जो नम बादल होते हैं, ओके, जो नम बादल होते हैं, ओके, ऊपर जाने और नीचे आने वाले हिमकणों के मध्य टकराव होता है। ठीक है, मान लीजिए गाइस यहाँ पे दो, ठीक है, अलग अलग नेचर के बादल हैं, जो एक धन आवेशित और एक ऋण आवेशित है। जब इनको ऊपर और आपस जाने में जो बीच में टकराव होता है ना, तो यहाँ पे बिजली का स्पार्क उत्पन्न होता है। ठीक है, जिसका यहाँ पे तड़ित वर्ड यूज किया गया है, यानी जो बिजली जो चमकती है, जो करंट वहाँ पे उत्पन्न होता है, ये प्रक्रिया होता है। क्लियर। इससे मेघ के शीर्ष परत धनात्मक रूप में आवेशित हो जाती हैं तथा मध्यवर्ती पर ऋणात्मक रूप से आवेशित हो जाती हैं। ऐसे में दो परतों के बीच विशाल विद्युत विभवांतर, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न हो जाते हैं। इस विभवांतर के कारण एक विद्युत प्रवाह निर्मित होता है, जिसे यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, सो गाइज मेन नेचर इसका यही होता है। हालांकि मैं एक बार इसको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, आई होप समझ में आ जाए। गाइज ये कोई बादल है, ठीक है, यहाँ पे कोई बादल है, ठीक है, क्लियर। अब इसमें धन आवेश, इसमें ऋण आवेश होता है। ठीक है, जब ये आपस में गति करते समय, जब आपस में इनके बीच में स्पर्श होता है, ठीक है, तो यहाँ पे बिजली उत्पन्न होती है। ठीक है, जिसके कारण से तड़ित स्थिति उत्पन्न होती है, यानी जो हमारा बिजली उत्पन्न होता है, जो स्पार्क निकलते हैं, जो रेज निकलते हैं, ये प्रक्रिया होती है। ओके, तो आई होप समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने विनिर्माण, खनन एवं सेवा क्षेत्र के लिए प्रारूप आदर्श स्थायी आदेश जारी किए हैं। इसको गाइस देख लेते हैं। स्थायी आदेश यानी औद्योगिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत श्रमिकों के लिए आचरण के नियमों का उल्लेख करते हैं। उल्लेखनीय है कि सेवा क्षेत्र के लिए पृथक प्रारूप आदेश प्रथम बार तैयार किए गए हैं। औद्योगिक संबंध संहिता इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020 सेवा शर्तों और कर्मचारियों के आचरण के लिए मानक निर्धारित करने हेतु केंद्र सरकार को सशक्त बनाती है। यह आदेश ऐसी सभी औद्योगिक प्रतिष्ठानों पर लागू होंगे जो 300 या अधिक श्रमिकों को रोजगार प्रदान करते हैं। पहले यह 100 श्रमिकों के लिए था, ठीक है, अब बढ़ा दिया गया है, यानी 200 बढ़ाया गया है। उपजीविकाजय सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता, ठीक है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ वर्किंग कंडीशंस कोड 2020 के तहत शामिल किया गया है। स्थायी आदेश की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। घर से कार्य की अवधारणा को औपचारिक रूप दिया गया है। कोई कर्मचारी नियोक्ता द्वारा निर्धारित समयावधि के लिए घर से कार्य कर सकता है। श्रमिकों को स्थायी, अस्थायी, प्रशिक्षु, परिवीक्षाधीन, बदली और नियतकालीन रोजगार के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, बदली किसी स्थायी कामगार अथवा परिवीक्षाधीन के अस्थायी रूप में अनुपस्थिति रहने के कारण संबंधित पद नियुक्त कामगार। कदाचार के तहत कृत्यों की विभिन्न श्रेणियों को परिभाषित किया गया है।
इसके लिए एक कर्मी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। इन कार्रवाइयों में ड्यूटी पर सो जाना, नियमित रूप से उपस्थिति में विलंब और बिना अवकाश के आदतन अनुपस्थित रहना। ठीक है। किसी कर्मचारी के 12 माह में 3 या अधिक बार किसी कदाचार का दोषी पाए जाने को अनुशासनहीनता के संबंध में आदि के रूप में परिभाषित किया गया है। ठीक है। सो गाइज, ये इम्पॉर्टेंट है। वीडियो को पॉज करके प्लीज़ आप इसको दोबारा देख लेना, पढ़ लेना। ठीक है, कि क्या है ये जो औद्योगिक संबंध संहिता इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 है, इसमें सेवा शर्तों को और ज़्यादा स्थायित्व दिया गया और बढ़ाया गया है। पहले ये संख्या 100 का था कि जिन औद्योगिक संस्थानों में 100 श्रमिकों की संख्या होगी उन पे ये चीज़ें अप्लाई होंगी, लेकिन अब 200 कर दिया गया है। ठीक है, मतलब 200 बढ़ाया गया है, यानी 300 या अधिक श्रमिकों को रोजगार प्रदान करते हैं जो इंडस्ट्री, जो औद्योगिक संस्थान, उन पे ये नियम लागू होते हैं। ठीक है, कि क्या क्या है इसको प्लीज़ दोबारा पढ़ना। आई होप कि मैं बता पाया हूँ। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय खाद्य सुरक्षा सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI ने खाद्य पदार्थों में ट्रांस फैटी एसिड्स TFA की मात्रा में कमी करने के लक्ष्य निर्धारित किए हैं। ठीक है, जो हमारा भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने तेल और वसा में TFA यानी ट्रांस फैटी एसिड की मात्रा की वर्तमान अनुमेय सीमा 5% को घटाकर 2021 में 3% और 2022 में 2% करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। ठीक है। सो गाइज, ये ऑब्जेक्टिव व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम के व्यू से तो FSSAI काफ़ी चहिता टॉपिक रहा है हमेशा से। ठीक है, तो तेल और वसा में TFA की मात्रा की वर्तमान अनुमेय सीमा 5% को घटाकर 21 में 3%, 22 में 2% करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ठीक है, यह विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के वर्ष 2023 तक ट्रांस फैट के वैश्विक स्तर पर उन्मूलन के उद्देश्य को अनुरूप है। ठीक है, संशोधित विनिमय खाद्य परिष्कृत तेलों, रिफाइंड ऑयल, वनस्पति यानी आंशिक रूप से हाइड्रोजनीकृत तेलों, कृत्रिम मक्खन, बेकरी शॉर्टनिंग, वनस्पति फैट स्प्रेड एवं मिश्रित फैट स्प्रेड जैसे भोजन पकाने के अन्य माध्यमों के लागू होंगे। ट्रांस फैट वनस्पति तेलों में उत्पादित असंतृप्त वसा है। TFA ट्रांस फैटी एसिड, यह सामान्यतया मार्जरीन बनाने में और व्यावसायिक रूप से पके हुए या तले हुए खाद्य पदार्थों में उपयोग होती हैं। कृत्रिम ट्रांस फैट मानव निर्मित वसा है। इन्हें हाइड्रोजनीकरण नामक एक रासायनिक प्रक्रिया के माध्यम से उत्पादित किया जाता है। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले ट्रांस फैट दूध और मांस सहित कई पशु उत्पादों में पाए जाते हैं। ट्रांस फैट हृदय घातक और कोरोनरी हृदय रोग के कारण उत्पन्न होने वाली मृत्यु को जोखिम से संबंधित है। ठीक है, ट्रांस फैट हृदय घातक और कोरोनरी हृदय रोग के कारण होने वाली मृत्यु के बढ़ते जोखिम से संबंधित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार FDA के सेवन के कारण विश्व स्तर पर प्रति वर्ष लगभग 5.4 लाख लोगों की मृत्यु होती है। ठीक है गाइस, यानी TFA से पूरे विश्व में 5.4 लाख डेथ होती है। ठीक है, जिसके लिए कदम उठाया गया है। लास्ट टॉपिक देखते हैं गाइस, भारत, अर्जेंटीना, चिली और बोलिविया में लिथियम भंडार की खोज हेतु
प्रयासरत है। हाल ही में भारत ने संयुक्त रूप से लिथियम की खोज के लिए अर्जेंटीना के साथ एक समझौता किया है। वर्तमान में अर्जेंटीना में लिथियम की तीसरा सबसे बड़ा भंडार विद्यमान है। ऑब्जेक्टिव भी होगा गाइस, नोट कर लेना। भारत दो अन्य शीर्ष लिथियम उत्पादक देशों यथा चिली और बोल्विया में भी लिथियम की खोज कर रहा है। लिथियम एक रजत यानी श्वेत रंग की क्षारीय धातु है। लिथियम का उपयोग लिथियम आयन रिचार्जेबल बैटरी के निर्माण में एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में किया जाता है। ज्ञातव्य है कि बैटरियां विद्युत वाहनों, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन आदि को विद्युत प्रदान करती हैं। वर्तमान में भारत लिथियम सेल के लिए आयात पर अत्यधिक निर्भर है। भारत को बैटरी निर्यात करने वाले शीर्ष 3 राष्ट्र चीन, हांगकांग और वियतनाम, ठीक है, जो कि ये गाइस ये लिथियम के लिए अग्रणी है, ठीक है, ये 3 राष्ट्र। नेक्स्ट देखते हैं, प्रमुख बंदरगाह न्यासो में जलमार्जन यानी ड्रेजिंग परियोजना। उच्च पूंजीगत व्यय के कारण सरकार ने प्रमुख बंदरगाह न्यासो में जलमार्जन परियोजनाओं के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी, ठीक है, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रणाली को जारी किया है, ठीक है। जलमार्जन द्वारा झीलों, नदियों, बंदरगाहों, अन्य जल निकायों के तल से तलछट एवं मलबे को हटाया जाता है। पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्जन मंत्रालय ने उच्च क्षमता वाले कंटेनर पोतों का संचालन करने हेतु गहराई को 2 से 3 मीटर से 17 मीटर तक बढ़ाने पर बल दिया है। यह अत्यधिक किफ़ायती होने के कारण परिवहन लागत में कमी करने में सहायता करेगा, चूँकि इसके अंतर्गत बल्क कार्गो के प्रबंधन हेतु कार्गो की आवाजाही को कैपसाइज यानी सबसे बड़े आकार पोतों में स्थानांतरित किया जा सकता है, ठीक है। भारत ने आपातकालीन उपयोग के लिए कोविड-19 टीकों की स्वीकृति प्रदान की। स्वीकृति के लिए ठीक है, कोविशील्ड इसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने विकसित किया है। ओके गाइज, इम्पॉर्टेंट है, आप इसको कहीं देख लेना। जो कोविशील्ड वैक्सीन है, इसको सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने विकसित किया है, ठीक है। यह ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन पर आधारित है। ये भी पूछ सकता है कि किस पे आधारित है, ये तो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन पर आधारित है। कोवैक्सीन, इसे भारत बायोटेक द्वारा भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के सहयोग से विकसित किया गया है। जो कोवैक्सीन है गाइस, ठीक है, इसको भारत बायोटेक द्वारा ICMR के सहयोग से बनाया गया है। वैक्सीन को औपचारिक रूप से केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन CDSCO द्वारा अनुमोदित किया जाता है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन CDSCO औषधि और चिकित्सा उपकरणों के लिए एक मुख्य विनियामक निकाय है। यह देश में औषध अनुमोदन, नैदानिक परीक्षणों के संचालन, औषध के लिए मानक निर्धारण व आयातित औषध की गुणवत्ता पर नियंत्रण के लिए उत्तरदायी है। सो गाइस, पता चला कि हम पढ़ते रहे वैक्सीन के बारे में, क्वेश्चन यहाँ से पूछ बैठा। हालांकि यूपीएससी का नेचर रहा है कि जो आप चीज़ छोड़ते हो ना, वहाँ आप बेस उठाते हैं। इसको हम दोबारा देख लेते हैं। वैक्सीन को औपचारिक रूप से केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन द्वारा अनुमोदित किया जाता है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख लेना कि जो वैक्सीन होते हैं उनको भारत में कौन प्रमाणित करता है, कौन उनके लिए हर एक क्राइटेरिया तैयार करता है। तो केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन CDSCO द्वारा अनुमोदित किया जाता है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन यानी CDSCO औषधि और चिकित्सा उपकरणों के लिए एक मुख्य विनियामक निकाय है।
ठीक है। यह देश में औषधि अनुमोदन, नैदानिक परीक्षणों के संचालन, औषधि के लिए मानक निर्धारण व आयातित औषधि की गुणवत्ता पर नियंत्रण के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, यानी वैक्सीन से रिलेटेड जितने भी क्राइटेरिया करिकुलम होता है वो CDSCO निर्धारित करता है। ये जो 2 वैक्सीन भारत में अभी चर्चा में चल रही हैं, कोविशील्ड, ठीक है, ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने विकसित किया है। ये बेस्ड है ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन पर। और जो कोवैक्सीन है, यह भारत बायोटेक द्वारा तैयार किया गया है ICMR के सहयोग से। ओके, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं गाइस। परमाणु ऊर्जा विभाग प्रौद्योगिकियों को उद्योग जगत में स्थानांतरित करने की दिशा की ओर अग्रसर। ओके, परमाणु ऊर्जा विभाग की अनुसंधान और विकास इकाई द्वारा उद्योग जगत को लगभग 25 से 30% औद्योगिकियां हस्तांतरित की जाएंगी। ठीक है, वर्तमान में व्यावसायिक अनुकूलन के लिए उद्योग जगत में 150 से अधिक प्रौद्योगिकियां उपलब्ध हैं। हस्तांतरित विभिन्न तकनीकें शामिल हैं। निसारक रूना एक बायो गैस संयंत्र है जो जैव निम्नीकरण अपशिष्ट संसाधन प्रौद्योगिकी पर आधारित है। भाभा कवच तकनीकी बुलेट प्रूफ जैकेट तैयार करता है। प्राकृतिक आपदाओं के दौरान व्यापक दीर्घकालीन संग्रहणीय आहार प्रौद्योगिकी और अन्य लक्षित प्रौद्योगिकियाँ। ठीक है, तो गाइज इसका बस ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि जो परमाणु ऊर्जा विभाग है, ठीक है, परमाणु ऊर्जा विभाग की अनुसंधान और विकास इकाइयों द्वारा उद्योग जगत को लगभग 25 से 30% प्रौद्योगिकियों हस्तांतरित की जाएंगी। ठीक है, यानी इसमें भी प्राइवेटाइजेशन का प्लान चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं गाइज, दीपोर बिल, ये लास्ट टॉपिक है। हाल ही में जिला प्रशासन ने संकुचित होती दीपोर बिल आर्द्र भूमि के अतिदोहन को अवरुद्ध करने के लिए दीपोर बिल में सामुदायिक मत्स्यन को प्रतिबंधित कर दिया है। ठीक है, दीपोर बिल एक ताजे जल की झील है। क्लियर, इसे असम के निचले भाग की ब्रह्मपुत्र घाटी में बड़ी और महत्वपूर्ण नदी आद्रभूमियों में से एक माना जाता है। ओके, सो गाइज यहाँ पर चर्चा का मुद्दा है कि इसको मत्स्यन के लिए प्रतिबंधित किया गया, इसलिए चर्चा में आ चुका है। ठीक है, और इसकी अवस्थिति जो है वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सो दीपोर बिल आर्द्र भूमि के लिए अति दोहन का अवरुद्ध। ठीक है, ये हो गया। ये ताजे जल का झील है। एग्जाम में आ सकता है कि कैसा है, कड़वा झील, ताज़ा झील, मीठा झील। तो ये ताजे झील का मतलब ताजे जल का झील है। ये असम के निचले भाग की ब्रह्मपुत्र घाटी में बड़ी और महत्वपूर्ण नदी आर्द्र भूमियों में से एक माना जाता है। ठीक है, यह रामसर सूची में शामिल असम का एकमात्र स्थल है। गाइज एग्जाम के व्यू से आई होप काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक। ठीक है, तो प्लीज़ आप इसको माइंड करना। यह रामसर सूची में शामिल असम का एकमात्र स्थल है। ठीक है, इसके अतिरिक्त वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा इसे महत्वपूर्ण पक्षी स्थलों में से एक के रूप में चयनित किया गया है। यहाँ पाए जाने वाले जीव जंतुओं में सम्मिलित हैं साइबेरियन क्रेन, लेसर एडजुटेंट, स्टार्क पक्षी, एशियाई हाथी आदि। ठीक है, सो गाइस यहाँ पे रामसर का चर्चा है, तो रामसर के बारे में जान लेते हैं कि जो रामसर समझौता था। ठीक है, एक मिनट, यस गाइस, वो 2 फेब, ठीक है,
1971 में एक ईरानी शहर है रामसर, वहाँ पर ये समझौता हुआ था। ठीक है, ये जो रामसर है ये कैस्पियन सागर जो है ना उसके तट पर स्थित है। क्लियर। सो गाइज, और हाँ इम्पॉर्टेंट यह है कि रामसर में जो भारत का सदस्यता है, ठीक है, सदस्यता वो 1982 में हुआ है। ठीक है, इंक चेंज कर लेते हैं। यस, 1982 में भारत इसका सदस्य बना है रामसर का। रामसर कैस्पियन सागर के तट पर स्थित एक शहर है। ठीक है, और इसकी स्थापना 2 फरवरी 1971 को हुआ है। क्लियर। सो इतना सफिशिएंट है गाइज रामसर के लिए। ठीक है, और ये असम का एकमात्र रामसर साइट्स है। ठीक है, और ये ताजे जल का झील है। ठीक है, सो आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। सो आई होप कि मैं बता पाया हूँ। सो अभी ऐसा कोई इसमें टॉपिक छूटा नहीं है गाइज। यस, यहाँ पे गाइज जीएसटी का चर्चा था, मैं जीएसटी में थोड़ा बताया नहीं हूँ, अभी मुझे ध्यान आ गया, तो जीएसटी थोड़ा देख लेते हैं। जो हमारा जीएसटी है, ठीक है, जीएसटी 101 संशोधन 2016 के द्वारा स्थापित किया गया है। ठीक है, 101वां संशोधन 2016 में कहा गया, और 1 जुलाई 2017 को, ठीक है, ये भारत में ऑफिशियल हुआ है। जीएसटी से रिलेटेड जो आर्टिकल है वह 279A, जो कि ये कहता है कि भारत में जीएसटी काउंसिल की स्थापना। ठीक है, 279A। ठीक है, जीएसटी 279A, जीएसटी काउंसिल। क्लियर। और ये 101वां संशोधन 2016 के थ्रू आया है 1 जुलाई 2017 में। ठीक है, सो आई होप गाइज मैंने सब कुछ कवर किया। और अपडेट को जानने के लिए, अपडेट रहने के लिए गाइज प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमसे जुड़े रहिए। और बहुत ही जल्द गाइज हम प्रीलिम्स बेस्ड टेस्ट सीरीज लाने वाले हैं, जो कि 10 क्वेश्चंस पर डे एनालिसिस रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।